अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो मज़मून आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो आमा इंटेस्टाइन है और उससे मुंसलिक 6 अमराज आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वर्मज़ाइड आवर, अपेंडिसाइटिस, तदर्रुन आमा इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इंसदाद आमा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तक़र्रुर इल्तिहाब क़ौलून, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्राहन डिसीज़, इल्तिहाब लिफ़ाई, सलात आमा इंटेस्टाइनल ट्यूबर। आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले वर्मज़ाइड आवर, ये इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा आप ये देख रहे हैं पूरा, और ये ज़ायद, इसको हम एपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। ये जो बाहर निकला रहता है ये ज़ायद किसी जानवरों में तो सेलुलोज को हज़म करने के काम आता है, लेकिन इंसानों में इसका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ज़ायद के नाम से जानते हैं। तो अपेंडिक्स की दीवार में इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। माहित मर्जी जो मॉडर्न है उसके हिसाब से अपेंडिक्स की दीवार में एक्यूट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन, यानी हाथ मवादी किस्म की सूजन होती है, इसमें मवाद भर जाता है। सबब क्या है, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शंस, इसका न्यूमन, इसका सुराख तंग हो जाता है, ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। फेकोलिथ, फेकोलिथ क्या है, जो स्टूल है जब सॉलिडिफाई हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो उसको हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। फेकोलिथ्स आर हार्डेंड लम्प्स ऑफ द फूड दैट कैन ब्लॉक अपेंडिक्स, कोलन और रेक्टम। ये जो सख्त फजलात होते हैं, जब फजलात बाहर नहीं खारिज हो पाते हैं और सख्त हो जाते हैं, तो इसको हम फेकोलिथ के नाम से जानते हैं। और ये आपके अपेंडिक्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, कोलन को भी ब्लॉक कर सकते हैं और रेक्टम को भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये आपका अपेंडिक्स यहाँ पर दिखाया गया है। इसी अपेंडिक्स के वर्म को हम वर्मज़ाइड आवर कहते हैं। ज़ायद आवर अपेंडिक्स को तिब्बी इस्तिलाह में, यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में अपेंडिक्स को ज़ायद आवर कहते हैं। इसी ज़ायद आवर में वर्म के पैदा होने को वर्म ज़ायद आवर कहा जाता है। तवज्जो दें, ज़ायद आवर में वर्म के पैदा होने को वर्म ज़ायद आवर कहा जाता है। अब इसकी माहियत क्या है, मॉडर्न किस तरीके से ये जो है पैदा होता है, तो अपेंडिक्स की दीवार में एक्यूट सुपरेटरी इन्फ्लेमेशन होती है। इसका सबब क्या है, ये जैसे मैंने कहा कि फुजलात का सख्त हो जाना, या लिम्फाइड हाइपरप्लेसिया, जो लिम्फ वेसल हैं वो ज़्यादा जो है बढ़ जाती है, और जरासीम है। इसका कुल नतीजा क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन या इंसदाद पैदा हो जाएगा, म्यूकस जमा हो जाएगा, बैक्टीरिया ओवर ग्रो करेंगे, इसकी दीवारों में एडिमा सूजन होगा, और वेनस कांजेशन। वेनस कांजेशन क्या है, जब पल्मोनरी, जहाँ से आपको जो आपको राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्किल, वहाँ से निकल करके ऊपर की तरफ जब फेफड़े में वेंस जाती है और उसमें रुकावट पैदा हो जाती है, तो वेनस कांजेशन पैदा होता है। तो सूजन और वेनस कांजेशन दीवार में पैदा हो जाता है। इसी में किल्लत दम, ऑक्सीजन होता है, प्रेशर बढ़ने से प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन, मवाद के साथ जो है सूजन होगा, और परफोरेशन, छोटा छोटा सुराख बन जाएगा या गैंग्रीन हो जाएगा, वहाँ के खलियात मरने शुरू हो जाएंगी। तो ये आपका तशरीह रही।
ज़ायद के इल्तिहाब को वर्म ज़ायद आवर कहते हैं। ज़ायद के वर्म को वर्म ज़ायद आवर कहते हैं। ये वर्म लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और इल्तिहाज लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये दो तरीक़े का हो सकता है, इल्तिहाब हो सकता है, ये हाद इल्तिहाब हो सकता है और मुज़मिन इल्तिहाब हो सकता है। हालांकि कुछ मुसन्निफ़ ये कहते हैं कि मुज़मिन होता ही नहीं, इसी हाद के बार बार होने को मुज़मिन से नाम दे दिया गया है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफॉर अपेंडिक्स इज कॉल्ड एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इट इज़ कॉमन cause of acute abdomen. Sometimes it can be dangerous. Appendicular abscess. अब खुराज कैसे बनेगा अपेंडिक्स में, ज़्यादा आवर में? If the infection of vermiform appendix is not controlled properly following an attack of appendicitis, an abscess can occur in relation to the appendix, which is called appendicular abscess. ज़ायद आवर का खुराज कहते हैं। हाद इल्तिहाब ज़ायद की दो किस्में होती हैं। अब इसको एक जो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस और दूसरा अपेंडिसाइटिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। नंबर 1 इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसमें इंसदाद नहीं पैदा होता है, सुराख तंग नहीं होता है, फजलात आहिस्ता आहिस्ता खारिज होते रहते हैं। लेकिन दूसरी किस्म ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें इंसदाद पैदा हो जाता है, सुराख तंग हो जाता है, फजलात की गुजरने की राह तंग हो जाती है और उससे जो है दिक्कतें और दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। ये बेली और लॉ दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो है मेडिकल एक्सपर्ट मुज़मिन इल्तिहाब ज़ायद पाया ही नहीं जाता, बल्कि हाल इल्तिहाब ज़ायद के बार बार होने को ही मुज़मिन समझ लिया जाता है, जैसा कि पहले मैंने आपसे जिक्र किया। अब इसकी मर्जियात क्या है? अक्सर हालतों में ज़ायद वसा में इल्तिहाब और लिम्फावी बाबतों में बढ़ोतरी होने से होती है। इसकी जो झिल्ली है बैरूनी, उसको वसा कहते हैं। उस वसा में जो है मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगा या लिम्फेटिक टिश्यूज़ में बढ़ोतरी होने के बावजूद ज़ायद का जो बंद नहीं होता है। ये अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुदरत ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि अगर इसके मेम्ब्रेन में हल्का इन्फ्लेमेशन हो, लिम्फेटिक टिश्यू में बढ़ोतरी हो, उसके बावजूद ज़ायद का जोफ बंद नहीं होता है। लेकिन तहक़ीक़ से मालूम होता है कि बच्चों और जवानों में किसी तादी आमिल, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, खुसूसन वायरस से इल्तिहाबी रद्द अमल शुरू होता है, तब ये इन्फ्लेमेटरी कैफियत शुरू होती है, जो ज़ायद के जोफ को बंद करने का सबब बनता है। यानी उमूमन ऐसा नहीं होता है, कुछ ही फ़ीसद लोग होते हैं जिसमें ये अमल देखने को मिलता है, और इसका ख़ास वजह जो है जरासीम और वायरस होते हैं। जोफ के बंद होने से मुहाफिज का अफजाज और इल्तिहाबी ये दशा एक्सीडेट जोफ में जमा होने लगता है, जिससे अंदरून दबाव बढ़ता है, फुसलात और मायात और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, सारी चीज़ें जो है वहाँ जमा होने लगेंगी। जब जमा होने लगेगी तो एक मेम्ब्रेन है, थैली है, उसमें दबाव बढ़ेगा। अब दबाव बढ़ने से ज़ायद का लिम्फाफी नुकास भी बंद हो जाता है, जो एक्सीडेट के निकलने का रास्ता है वो बंद हो जाता है। इससे एडीमा और तहत सबक्यूटेनियस सबम्यूकस में क़रहा बन जाता है। यानी अगर ये लंबे वक्फे तक रहेगा, इंसदाद बना रहेगा, वहाँ पर मायात जमा होते रहेंगे, दबाव बढ़ता रहेगा, तो वो ज़ख्म बनेगा और ज़ख्म जो है क़रहा की नौयत अख्तियार कर लेगा। साथ ही जरासीम तहत गुफ़ा में फ़रायत हो जाते हैं। इस सिलसिले में मर्ज़ या तो ख़ुद ब खुद या फिर ज़िंद हयात के इस्तेमाल से ख़त्म होता है। जब ऐसी कैफियत होती है तो कुछ केसेस में अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन अक्सर और बेशतर अवकाश में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना आता है। मर्ज़ के मज़ीद बढ़ने से ज़ायद में मज़ीद इत्तिसाल डिस्टेंशन फैल जाता है।
जितना दबाव बढ़ेगा, जितना फजलात जमा होंगे, जितना इंसदाद ज़्यादा होगा, उतना ही फजलात ज़्यादा बढ़ेंगे और जो है इस डिस्टेंस में इसका जो है हजम बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में इसकी बरीद में इंसदाद पैदा हो जाता है, जिसको आपने वेनस कंडीशन ऊपर पढ़ा। और खून की कमी से ज़ायद की दीवारों में नेक्रोसिस होने लगता है, उसकी खलियात मरने लगती हैं। जरासीम यहाँ नज़रअंदाज होकर हालत इल्तिहाब ज़ायद पैदा कर देते हैं। मर्ज़ के मज़ीद बढ़ने से ज़ायद की नेक्रोस शुदा दीवारों में खाना जो है ये आखिरी मरहला है, जिसमें एकदम बाफ जो है डेड कर जाएंगे। तो ये आपका है मुख्तसर में ज़ायद के इल्तिहाब को हम इल्तिहाब ज़ायद या ज़ायद के वरम को वर्म ज़ायद कहते हैं। ये आपको ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स सुराख तंग हो गया है, बंद हो गया है या बंद होने के करीब है, और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में सुराख अभी तंग नहीं हुआ है। ये दोनों में ख़ास फ़र्क है, और जैसे जैसे फसलात और मायात की मक़दार बढ़ती चली जाएगी इंसदाद की वजह से, वैसे वैसे इत्तिसा इसकी हज़म बढ़ता चला जाएगा, और जिसके नतीजे में इंसदाद जो है वरीदों में पैदा होगा, खून की फराहमी कम हो जाएगी, किल्लत ऑक्सीजन होगा और नेक्रोसिस होगी खलियात का, और आखिरी स्टेज गनगनाना होगा। दूसरा मर्ज है तदरुन आमा। आपने दिक रेवी के बारे में भी है। अगर फेफड़े में ट्यूबरकुलोसिस है तो इसे हम दिक रेवी के नाम से जानते हैं, और अगर यही जो है दिक इंटेस्टाइन में है तो इसे हम इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ आप ज़हन देखिए, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस इज ए क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय रफ एंड rogue like appearance to the intestine. Ileocecal region is most commonly involved. फेफड़े में पाए जाने वाले दिक को दिक रेवी कहते हैं, और अमा में पाए जाने वाले दिक को इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यानी ये इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला दिक है। अब इसका जो है ख़ास सबब क्या होगा, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, चाहे आपके फेफड़े में हो या अमा में हो, दोनों में इसका सबब ये जरसुमा होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इलियोसिकल रीजन में दरअंदाजी हो जाएगी तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस पैदा होगी, और इसके साथ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, ग्रैनुल्स बनेंगे और वहाँ पर सूजन पैदा होगी। पहले सफ़ेद दूध के कैसीन, जो दूध में प्रोटीन मिलता है उसका नाम कैसीन है, तो इसकी शबाहत कैसीन से मिलती जुलती है, इसीलिए कैसिएटिंग ग्रैनुलोमेटस कहते हैं। उसके बाद म्यूकोजल अल्सरेशन होता है, स्ट्रक्चर उसका वाल्व कम हो जाता है, वाल्व बनने लगता है, मेसेंट्रिक लिम्फेट, नतीजा जो है क्रोनिक पेन और माल ऑब्जॉर्प्शन, इंतज़ाब सही नहीं हो पाता है और इंसदाद पैदा होता है। ये सारी कैफियत आपको ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलेंगी, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के हमला के नतीजे में देखने को मिलता है। अब ये जो है दो तरीक़े का होता है, अक़साम दिक़्क़ुल आमा, ये दो तरीक़े का होता है। कहीं कहीं कुछ किताबों में 3 तरीक़े का दिया है, लेकिन बेसिकली 2 ही तरीक़े का है। नंबर 1 हाइपरप्लास्टिक या हाइपरट्रॉफी, इसमें उसका हज़म, सेल्स की खलियात की हज़म बढ़ जाती है, जिसे 20 तिकोनी दिक़्क़ुल आमा कहते हैं। ये
ابتدائی طور پر ہوتا ہے۔ دیقل آما کی یہ قسم ابتدائی مرض ہے، پرائمری انفیکشن کے طور پر ہوتا ہے۔ عام طور سے اس کا سبب دیق کے جراثیم مایو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس حیوانی ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کے دودھ وغیرہ کے استعمال سے ہائپر پلاسٹک بیس تکونی دیقل آما ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جراثیم کیسے پہنچیں گے آپ کے امعاء تک؟ ان کے پہنچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے۔ تو راستہ یہی ہے کہ جب ہم جانوروں کے دودھ کو، ایسے جانور جو ٹیوبرکلوسس سے انفیکٹڈ ہیں، ان کے دودھ یا گوشت وغیرہ کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بیکٹیریا جن کا نام مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس ہے، دودھ یا گوشت یا اور بھی جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں جانوروں کے ذریعے، وہ آپ کے امعاء تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ابتدائی ہے۔ خصوصاً گائے یا بھینس دیکھ میں متاثر ہو تو اس کے دودھ کے استعمال سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بعض افراد میں یہ انسانی قسم سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں، اگر ایک انسان میں پیدا ہوا ہے اور اس کے جو ہے بلغم یا خون کے قربت میں آپ آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہے قروح دیقل آما، یہ ثانوی ہے، سیکنڈری ہے۔ سب سے پہلے دیق ریوی ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ قروحی دیقل آما ہوتا ہے۔ یہ قسم ریوی دیق کے ثانوی تادیے کے طور پر ہوتی ہے، جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ یہ پلمونری ٹیوبرکلوسس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ یہ پہلے ہوتا ہے اور یہ دیق ریوی کے پیدا ہونے کے بعد دیق آما پیدا ہوتا ہے، اور یہ السر کے حالت میں پہنچ جاتا ہے، مزمن زخم بن جاتا ہے، لمبے وقت تک بنا رہتا ہے، جلدی صحیح نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو السریٹڈ ٹیوبرکلوسس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیق ریوی کا مریض تعدی بلغم کو نگلتے رہتے ہیں۔ اپنا بلغم ٹیوبرکلوسس کا مریض ہے اور جو بلغم وغیرہ ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے ہلکا پھلکا جس کے اندر چلا گیا، تو اس طریقے سے آپ کو وہ امعاء تک پہنچ جائے گا۔ پہلے تنفس میں ہے، ریسپائریٹری سسٹم میں ہے، لیکن وہ امعاء تک پہنچ جائے گا جس میں دق کے جراثیم ہوتے ہیں، تو اس سے آنت میں دق ہو جاتی ہے۔ یہ دق کے جراثیم کی انسانی قسم ہیومن ٹائپ سے ہوتی ہے، کیونکہ انسان سے انسان میں ہی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کسی جانور کا دخل اندازی نہیں ہے۔ تیسرے ٹائپ کو ہم تسلب اسکلیروٹک ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں، لیکن یہ تیسری قسم بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ ماہرین تعلیمی دیقل آما کو قروحی دیقل آما ہی مانتے ہیں، السریٹک ٹیوبرکلوسس ہی مانتے ہیں، کیونکہ امعاء میں ہونے والے تسلب جو سختی ہوتی ہے، صلابت یا سختی ہوتی ہے، اصلاً قروحی دیقل میں تکلیف ہونے سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو دق کے سلسلے سے اتنی باتیں آپ کو کرنی تھی۔ اب اس کے بعد تیسرا ہے آپ کا مرض انسداد عامہ، جس کو ہم انٹسٹائنل آبسٹرکشن کہتے ہیں۔ یہ نام اٹ سیلف سجیسٹ کر رہا ہے کہ دیر از اے آبسٹرکشن ان دا انٹسٹائن۔ یہ یہاں پر آپ کو لارج انٹسٹائن کا جو ہے آبسٹرکشن دکھایا گیا ہے۔ آبسٹرکشن کا مطلب اس کا سوراخ تنگ ہو گیا ہے، فضلات کے پاس ہونے میں دقت اور دشواری ہوگی، اور مختلف قسم کے عوارضات پیدا ہوں گے۔ اب ماہر مرض کو سمجھتے ہیں۔ یہ آبسٹرکشن دو طریقے کا ہوتا ہے۔ پہلے کو میکینیکل کہتے ہیں، جس سے ہارنیا اگر ہے، ادھیسن ہے، ٹیومر ہے، یا دوسرا جو ہے فنکشنل پیرالائٹک ایلیس، اور پیتھولوجی کا گیس پلس فلوئڈ میں پراکسیمل باول ایکومولیشن، یہاں فضلات جمع ہو جائیں گے۔ الیکٹروٹائپ امبیلنس، مائعات کا عدم توازن ہوگا۔ یہ دونوں اسباب ہیں، گیس اور فلوئڈ جمع ہوں گے، الیکٹرولائٹ امبیلنس ہوگا، ہائی پچ باول ساؤنڈس، لیٹر سائلنٹ اسچیمیا، نیکروسس اور پریشر پرفوریشن۔ یہ ساری چیزیں علامات آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ مختصر میں یہاں پر امعاء میں انسداد پیدا ہو جاتا ہے۔ انسداد دو طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے، میکینیکل بھی ہو سکتا ہے، اس کی ساخت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے،
یا دوسرا فنکشنل کارکردگی میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، فساد برپا ہو گیا ہے۔ اس کا دو وجہ ہے۔ سب سے نمبر ایک وجہ اس کے ساختی کمزوری، اناٹامی میں کوئی تغیر ہو گیا ہے یا کارکردگی میں تغیر ہو گیا ہے۔ اسی بنا پر اس کو دو طریقے میں قسم میں تقسیم کیا گیا، نمبر ایک میکینیکل اور نمبر دو آپ کا فنکشنل۔ اب ان دونوں میں ہوتا کیا ہے کہ گیس اور مائعات یا تو جمع ہو جاتی ہیں، جب فضلات آبسٹرکشن ہوگا باہر نہیں نکلیں گے، یا جو ہے الیکٹرولائٹس کا عدم توازن یا امبیلنس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس میں آواز بھی آئے گی، قلت آکسیجن بھی ہوگی، نیکروسس بھی ہوگا۔ یہ سارے جو ہے فساد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آبسٹرکشن میں۔ اب اس کا ماہیت یونانی کیا؟ انسداد یعنی راستے کا بند ہو جانا۔ یہ بار بار آپ سے وضاحت کی جا چکی ہے کہ سوراخ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کا لیومن، یہ جو ہے آپ کو ہے، اب اس کا لیومن آپ کا اتنا ہے، یہاں سے اتنا پانی یا جو مائعات آپ کو گزر رہے ہیں۔ اب اسی کو ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر لیومن بہت چھوٹا ہو گیا، یہاں لیومن بڑا ہے، یہ بیگر ہے، یہ بیگر ہے اور یہ اسمالر لیومن کہلائے گا۔ تو یہاں سے پاس ہونے میں فضلات یا کسی بھی مائعات کو دقت اور دشواری پیدا ہوگی، جبکہ لیومن اگر بڑا ہے تو آسانی سے پاس ہوتا چلا جائے گا۔ اب یونانی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ بلغم میں لزز، یہ لزز جو ہے چپکنا، لزز کے معنی ہوتے ہیں چپکنے کے، ادھیر ہونے کے۔ بلغم کبھی بہت گاڑھا ہوتا ہے اور کبھی ہلکا ہوتا ہے، تو جب گاڑھا ہوتا ہے وہ چپچپا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے چپچپا لیومن کو تنگ کر دیتا ہے، یہ یہاں پر جا کر کے یہاں پر پھنس جائے گا، اس لیے آپ کو انسداد یا آبسٹرکشن دیکھنے کو ملے گا۔ یا ریاح محبسہ، غلیظ ریاح جمع ہو جائے گا، اس سے نفخ، بند ہوا اس میں جو ہے بند ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد پیرسٹالٹک موومنٹ کم پڑ جائے گا، فساد مزاج بارد، نتیجہ کیا ہوگا؟ قبض شدید ہوگا، درد ہوگا، کولی کی نفخ ہوا بھر جائے گی۔ اگر سودا جمع رہے تو جمع حجم سخت ہو کر انسداد شدید بن جاتا ہے۔ بلغم کے ساتھ اگر سودے کا بھی عدم توازن ہو گیا اور اس کا غلبہ ہو گیا تو یہ انسداد شدید قسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے طب ملین اور حلوہ مسہل، اس کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ مسہل سے یہ اخراج ہوگا آپ کا، جو بھی آپ کے فضلات ہوں گے پہلے ملائم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی سخت کو جسم سے باہر جو ہی نہیں نکالا جا سکتا، پہلے مرحلے میں اس کو ملائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اخراج کرتے ہیں۔ These two are the different stage۔ نمبر 1 پہلے اس کو ملائم کریں گے اور پھر اس کے بعد باہر نکالیں گے، تو اسی لیے ملینات اور دوسرے درجے میں مسالات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تقرر التہاب قولون، جسے ہم السریٹک کولائٹس، یہ اکثر آپ کے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے دیکھیے اب یہ جیسا کہ السریٹک، یہ السر قرحہ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ایسا کولائٹس کولن کا سوجن، ITIS لفظ جہاں بھی سفکس بعد میں آتا ہے اس کا سے مراد التہاب یا سوجن ہوتا ہے۔ نیفرائٹس، کولائٹس، کولیسسٹائٹس، دیز آر دا ورڈس۔ پینکریائٹس، پینکریاس کا، دس از دا انفلیمیشن آف کولن، کولائٹس از دا انفلیمیشن آف کولن، اور if this inflammation leads to the ulcerative colitis, a chronic autoimmune mucosal inflammation of colon، یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے اور پیتھولوجی کنٹینیوس سپرفیشل السر بنتے رہیں گے، خراج بنے گا، لاس آف میوکوسل انٹیگریٹی، اس کی دیواریں جو ہے
ये दीवारें कटने लगती हैं, खून बहता है और म्यूकस डिस्चार्ज होता है। दिस इज लीड टू द कोलम प्लस रेक्टम। ये जो नॉर्मल आपका कोलन है, ये कोलन आप यहाँ देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो है, ये जो आपके धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो है अल्सर्स। और अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो यही ट्यूमर्स में भी तब्दील हो सकते हैं। ये आपका कोलन विद अल्सरेटिव और कोलन विद सीवियर अल्सरेटिव, इसमें ज़्यादा मकदार में सफ़ेदी आपको दिख रही, वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो दीज आर द अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब माहियत क्या है? तकर्रो यानी करहा नासूर का बनना। सबब क्या है कि सफरा का जमा होना, जिससे म्यूकोसा की दीवारें जगह जगह से टूटती हैं और उसमें ज़ख्म बन जाता है। ये बार बार खून आलू दस्त भी देखने को मिल जाता है, आँख में हिद्दत होती है। नतीजा क्या होता है कि दर्द मुज़म्मिन होता है, इसहाल भी दम होता है, खून के साथ इसहाल डायरिया देखने को मिलेगी, जिस्मानी ज़ूफ़ पैदा होगा, बरूदत कम होने से ज़ख्म ठीक नहीं होते हैं। यह मर्ज रिप्लेसिंग है क्योंकि मादा फासिद मुकम्मल तौर पर दूर नहीं होता है। इसका क्या है? जवारिस तबाशीर का इस्तेमाल करने से फ़ायदा मिल जाता है इंशाअल्लाह। ये क्राहन डिसीज़ इल्तिहाब लिफाई, एक क्रोनिक ट्रांसम्यूरल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। वन सेंटेंस डिफिनेशन दी गई है। ये आपका क्रोहन डिसीज है। यहाँ पर सूजन हो जाती है, रेडिस सुर्खी आ जाती है, ये कुल की इंटेस्टाइन की दीवारों में। इसको हम जो है क्रोहन डिसीज़ के नाम से जानते हैं। और इसमें भी इंतज़ाम में रुकावट पैदा होगी, फाइब्रोसिस फाइबर सख्ती पैदा होगी और ऑब्स्ट्रक्शन इंसदाद पैदा होगा। ये सूजन जो पैदा हो जाती है, इसको हम क्रोहन डिसीज़ के नाम से जानते हैं। ये क्या कहते हैं? लिम्फेटिक टिश्यूज़ और इंटेस्टाइन में इल्तिहाब लिफाई दोनों में सोजिश होती है। लिम्फेटिक टिश्यूज़ में और इंटेस्टाइन की दीवारों दोनों में सोजिश होती है। इसकी माहियत क्या है? सरदाया खलीज जब का खलबा होता है तो क्रोनिक अल्सर पैदा होते हैं, सफरा महल्लिका पैदा होती है तो हिद्दत भी होता है और तहर्रुक भी होता है। और फिर स्टूल बलगम फासिद है तो स्टूल की बेकायदगी होगी, नज़्म के साथ फुसलात बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये क़ुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। क्रोनिक दर्द जो माल एब्जॉर्प्शन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। इंटेस्टाइनल ट्यूमर, जब ये सारी कैफियत बनी रहती है तो एक दौर ऐसा आता है कि इंटेस्टाइन में सरतान या ट्यूमर या कैंसर बनने का इम्कान तेज हो जाता है। अगर इंटेस्टाइन में ट्यूमर बन चुका है तो उसको हम इंटेस्टाइनल ट्यूमर्स के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि ट्यूमर दो तरीक़े के होते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन में आहिस्ता बढ़ेगा, मैलिग्नेंट में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इनके बढ़ने का मरहला पहले ये है कि पहले मकामी तौर पर खलियात को तबाह और बर्बाद करते हैं, करीबी बागतों को। दूसरे मराहिल में बर्बाद करते हैं, वहाँ फसाद बर्पा करते हैं और फिर वहाँ से खून और लिम्फ के ज़रिए निकल करके दीगर अज़म के दीगर खलियात को तबाह और बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को कहा गया है डिस्प्लेसिया। उनके हिस्टोलॉजी में यानी खलियात के हिस्टोलॉजी में सबसे पहले फ़र्क देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, जिसे हम डिस्प्लेसिया के नाम से जानते हैं। और ये कैंसर की इब्तिदा होती है, इसी को हम कार्सिनोमा इन सीटू के नाम से जानते हैं। और फिर वहाँ से निकल करके करीबी बागतों और जो दीगर आज़ा के खलियात को तबाह और बर्बाद करता है, उस स्टेज को हम इनवेसिव कार्सिनोमा के नाम से जानते हैं। इससे जो है खून की कमी होती है, खून बाहर खारिज होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इंसदाद और मेटास्टेसिस दूसरी जगह फैल जाता है। इसको हम कई बार वजाहत कर चुके हैं कि
سرطان کا ایک مقام سے نکل کر کے دوسرے مقام پر پہنچ کر کے خلیات کو تباہ اور برباد کرنے کے عمل کو ہم میٹاسٹیٹس کہتے ہیں. وہی لمف کے ذریعے اور لوکل انویژن، پہلے لوکل انویژن ہوگا اور پھر اس کے بعد لمفیٹک ویسل کے ذریعے آگے بڑھ جائیں گے. انٹسٹائنل ٹیومر سلاد کا اصل مفہوم گوشت کا خیر طبعی بھرا جو نہ درد کرے نہ جلد ختم ہو، رفتہ رفتہ بڑھتا ہی چلے جائے، یہ کینسر کی علامت ہوتی ہے. یہ سودا خلیص کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور رکن میتا کی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. سالڈ ہارڈ نان ریزالونگ ماس، ایسی ماس ہوتی ہیں کینسر کی خلیات جو نہ مرتی ہیں اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. یہ سارے آپ کے علامات دکھائے گئے ہیں. فی امان اللہ. آپ کا شکریہ، آپ چینل سے جڑے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت دے، انسانیت کی خدمت کا سلسلہ پیدا ہو. فی امان اللہ. لائک کریں، سبسکرائب کریں.